नमस्कार। जमीन के गहरे रहस्यों के इस विश्लेषण में स्वागत है। देखिए, धरती की सतह के नीचे छुपे खजानों को ढूंढ निकालना कोई आसान काम तो है नहीं। मिनरल एक्सप्लोरेशन में डायमंड कोर ड्रिलिंग का जो महत्व है ना, और इसका जो दाव है, वो लिटरली बहुत बड़ा होता है। ये सिर्फ जमीन में गड्ढा खोदने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सबसरफेस ट्रूथ यानी सतह के नीचे के सच को उजागर करने की एक बेहद सटीक, एकदम सर्जिकल प्रक्रिया है। पता है, हर एक ड्रिल बिट, हर एक सेंटीमीटर की गहराई इस धरती के इतिहास और उसकी संपदा की एक नई कहानी बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफर की शुरुआत हम भूगर्भ विज्ञानी अनुपम कुमार के एक बहुत ही शानदार कोट से करते हैं। उन्होंने कहा था, गुड ड्रिलिंग गिव्स डाटा, ग्रेट ड्रिलिंग डिलीवर्स डिस्कवरीज। ये कोट इस बात पर जोर देता है कि ड्रिलिंग सिर्फ मिट्टी हटाने का काम बिल्कुल नहीं है। ये एक बेहद बारीक और सटीक वैज्ञानिक ऑपरेशन है। देखिए, एक आम ड्रिलिंग सिर्फ कुछ आंकड़े या डेटा दे सकती है, राइट? लेकिन एक बेहतरीन ड्रिलिंग से ही वाकई नई खोजें होती हैं। और सच कहूं तो यही फर्क एक सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट की बुनियाद रखता है। आज हमारा ये सफर मुख्य रूप से इन 4 पहलुओं से होकर गुजरेगा। पहला, द सबसरफेस ट्रूथ। दूसरा, ड्रिल साइट की तैयारी। तीसरा, द डीप एक्सट्रैक्शन। और अंत में डाटा का संरक्षण और डिकोडिंग। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले भाग की तरफ, द सबसरफेस ट्रूथ, जहां हम इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे। अब सवाल यह है कि इतने भारी भरकम और महंगे ऑपरेशन की आखिर जरूरत क्या है? ये 4 मुख्य उद्देश्य इस कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं। पहला, ओर बॉडी की सबसरफेस कॉन्फ़िगरेशन का पता लगाना। दूसरा, ओर डिपॉजिट का एक 3 डायमेंशनल जियोलॉजिकल मॉडल तैयार करना। तीसरा, डिफाइंड कट ऑफ ग्रेड्स पर मिनरल रिसोर्सेज का अनुमान लगाना। और चौथा, उस डिपॉजिट के ग्रेड और क्वालिटी को निर्धारित करना। बेसिकली यहां एक जियोलॉजिस्ट को किसी डॉक्टर या डायग्नोस्टिशियन की तरह समझिए, जो सतह के नीचे की एक ऐसी अदृश्य दुनिया का 3D मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा है जिसे कभी किसी ने अपनी आंखों से देखा ही नहीं है। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स ना उसी मॉडल के मेन पिलर्स हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, प्रिपेयरिंग द ड्रिल साइट, यानी एक मजबूत फाउंडेशन को सिक्योर करना। इन भारी मशीनों की दुनिया में क्या चल रहा है, जरा इस पर गौर कीजिए। क्रॉलर माउंटेड रिग और स्किड माउंटेड रिग के आकार और इनकी एडेप्टेबिलिटी का अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। असल में होता क्या है कि एक्सप्लोरेशन साइट किस तरह के इलाके में है, उस टेरेन के आधार पर इन मैसिव मशीनों का चुनाव किया जाता है और इन्हें वहां मोबिलाइज किया जाता है। क्योंकि एक उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके में जो रिग कंप्लीटली फिट बैठेगी, वो शायद किसी समतल मैदान में उतनी प्रभावी ना हो। इट्स ऑल अबाउट एडेप्टेबिलिटी। प्लानिंग तो हो गई, लेकिन इस जियोलॉजिकल प्लानिंग को ग्राउंड पर सेफली उतारने के लिए एक सख्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला कदम, ड्रिल रिग को बिल्कुल स्थिर और समतल जमीन पर इंस्टॉल करना। दूसरा, उसे अच्छी तरह से एंकर और स्टेबलाइज करना। तीसरा, ड्रिलिंग ऑपरेशंस के लिए पानी की एक निरंतर और रिलायबल सप्लाई का प्रबंध करना। और आखिरी किंतु सबसे जरूरी स्टेप, सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स और वार्निंग साइंस लगाना। ये पूरा का पूरा प्रोसीजरल एक्शन ऑपरेशन की एक सॉलिड नींव रखता है। ओके, अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, द डीप एक्सट्रैक्शन, जहां हम अंडरग्राउंड मैकेनिकल रियलिटीज को समझेंगे। जमीन के इतने अंदर ड्रिलिंग करना कोई मजाक नहीं है। इसीलिए ड्रिलिंग के दौरान ड्रिल पॉलीमर्स का एकदम सर्जिकल उपयोग किया जाता है और इसके फायदे सच में कमाल के हैं। ये पॉलीमर्स फ्लूइड की विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं, जिससे काटे गए पत्थर या कटिंग्स आसानी से सतह तक आ सकें। ये फॉर्मेशंस में पानी के नुकसान को रोकते हैं, बोरहोल की दीवारों को स्टेबलाइज करते हैं और ओवरऑल कोर रिकवरी को ड्रास्टिकली इंप्रूव करते हैं। एक तरह से ये पॉलीमर्स एक वाइटल फ्लूइड सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो बोरहोल को तबाह होने से और भारी वाटर लॉस से बचा लेते हैं। एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री में ड्रिल बिट्स को कितने बेहद बारीक तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। AQ साइज से शुरू होकर PQ साइज तक होल डायामीटर और कोर डायामीटर में स्पष्ट अंतर होता है। और एक बात, इन साइजेस का चुनाव रैंडमली बिल्कुल नहीं किया जाता। इस चुनाव का सीधा असर ऑपरेशन की कॉस्ट और प्राप्त किए गए रॉक सैंपल की क्वालिटी पर पड़ता है। सही फॉर्मेशन के लिए सही बिट साइज का होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है।
और ये अगला कंसेप्ट ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि नाजुक कोर सैंपल्स को कटिंग के दौरान सुरक्षित कैसे रखा जाता है। डबल ट्यूब और ट्रिपल ट्यूब कोर बैरल की तकनीक को ही देख लीजिए। डबल ट्यूब में एक इनर ट्यूब और फ्लूइड सर्कुलेशन के लिए एक आउटर ट्यूब होती है। वहीं ट्रिपल ट्यूब बैरल में एक मिडिल रिटर्न ट्यूब भी जोड़ दी जाती है। जब अंडरग्राउंड चट्टानें टूटी हुई या बहुत कमजोर होती है ना, तो यही मिडिल ट्यूब उस फ्रेजाइल कोर को बिखरने से बचाती है और पूरे सैंपल को फिजिकली प्रोटेक्ट करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या होगा जब एक विशाल मशीनरी जमीन की उस अंधेरी गहराई में अपनी तयशुदा दिशा से ही भटक जाए? जरा सोचिए, सतह से हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स नीचे, जहां लिटरली कुछ दिखाई नहीं देता, वहां ड्रिल का अपने टारगेट से हट जाना एक फिजिकल रोड ब्लॉक बन जाता है। ये कंप्लीटली एक हाई स्टेक सिचुएशन होती है। तो आखिर बोरहोल अपने रास्ते से भटकता क्यों है? इस डिविएशन के कई मुख्य कारण हैं, जैसे कि चट्टानों की कठोरता में अचानक से बदलाव आना, जमीन के नीचे मौजूद फ्रैक्चर्स और जॉइंट्स, इम्प्रॉपर ड्रिलिंग टेक्निक का उपयोग, खराब हो चुके या बिना धार वाले ड्रिल बिट्स का इस्तेमाल करना, या फिर ड्रिल पर ज़रूरत से ज़्यादा थ्रस्ट और रोटेशन डालना। प्रकृति की ये रॉ फोर्सेस और मशीनी को कंट्रोल करने में की गई मामूली सी एरर्स एक ड्रिल को उसके लक्ष्य से बिल्कुल भटका सकती हैं। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? समय और करोड़ों रुपए की बर्बादी। नो वे अराउंड इट। आइए अब आखिरी और चौथे भाग पर चलते हैं, प्रिजर्विंग एंड डिकोडिंग डेटा, यानी इस सबसर्फेस खजाने को धरती से बाहर निकालना। देखिए, जमीन से निकले स्कोर को हैंडल करना वाकई एक बेहद नाजुक प्रक्रिया है। इसे कोर बॉक्स में रखने के लिए एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स का पालन करना पड़ता है। क्यों? ताकि इनकी पोजिशनल रेफरेंस, यानी वो किस गहराई से और किस दिशा से निकले हैं, ये इन्फॉर्मेशन कभी मिसप्लेस ना हो। यहां दो मेन पैटर्न्स होते हैं, स्नेक पैटर्न और बुक पैटर्न। स्नेक पैटर्न में कोर्स को एक लगातार घुमावदार तरीके से रखा जाता है, ठीक एक सांप की तरह, जबकि बुक पैटर्न में इन्हें सिक्वेंशली बाएं से दाएं किसी किताब की पंक्तियों की तरह सजाया जाता है। दोनों ही तरीकों का एंड गोल एक ही है, क्रम को मेंटेन रखना। सटीक तरीके से लेबल किया गया एक कोर बॉक्स ही दरअसल इस पूरे ड्रिलिंग ऑपरेशन का सबसे बड़ा और अंतिम खजाना है। पहले जो हमने विशाल मशीनरी और ड्रिलिंग की थकान भरी मेहनत देखी थी ना, उन सब का अंतिम फल यही एक बॉक्स है। ये लिटरली सतह के नीचे के इतिहास को फिजिकली पेश कर रहा है। इसके बिना वो पूरा का पूरा मैसिव ऑपरेशन बस एक गड्ढा खोदने जैसा रह जाता। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहां ये निकल कर आता है कि ये क्वालिफाइड जियोलॉजिस्ट इन पत्थरों को सिर्फ देखता नहीं है, वो इन्हें पढ़ता है। इन कोर्स से कुछ प्रिसाइज मैथमेटिकल और जियोलॉजिकल पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। डेप्थ इंटरवल्स और कोर रिकवरी परसेंटेज, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन यानी RQD जो पत्थर की मजबूती बताता है। उसके अलावा लिथोलॉजी, ग्रेन साइज और रॉक कलर, साथ ही मिनरल कॉम्पोजिशन, फॉल्स जैसे स्ट्रक्चरल फीचर्स और वेदरिंग रेट का भी रिकॉर्ड किया जाता है। इनमें से हर एक पैरामीटर उस हिडन खजाने को डिकोड करने की एक चाबी है। फील्ड में की गई महीनों की कड़ी मेहनत आखिरकार एक सिस्टमैटिक जियोलॉजिकल लॉगिंग शीट पर आकर पूरी होती है। इसी शीट के जरिए सारे के सारे डेटा को हमेशा के लिए प्रिजर्व कर लिया जाता है। यही वो सटीक आंकड़े हैं जो भविष्य में 3D मॉडलिंग और मिनरल रिसोर्स के एस्टिमेशन में काम आएंगे। सीधी सी बात है, अगर ये डेटा शीट नहीं बनेगी तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इस विश्लेषण के अंत में बस एक सोचने लायक सवाल पर विचार करते हैं। जब मिनरल एक्सप्लोरेशन के करोड़ों डॉलर्स का दारोमदार एक सोडा कैन के आकार के छोटे से रॉक सैंपल पर टिका हो, तो क्या सच में इस पूरी प्रक्रिया की किसी भी एक डिटेल को बहुत छोटा या मामूली माना जा सकता है? यही वो चीज़ है जो इस पूरे ऑपरेशन को बेहद रोमांचक और वैज्ञानिक रूप से चुनौतीपूर्ण बनाती है। खैर, इस आकर्षक सफर को आज यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने धरती के नीचे छुपे सच को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा।